नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में उछला अदानी ग्रुप का मुद्दा, विपक्ष ने की चर्चा कराने की मांग। संसद या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच कराने की मांग। भारी उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी फ्लैट बंद, अदानी शेयरों में वॉलेटिलिटी का दौर जारी। आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में बढ़त, सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा। अदानी ग्रुप ने एफपीओ लिया वापस, गौतम अदानी की सफाई के बाद शेयरों में जोरदार बिकवाली। आरबीआई ने बैंकों से पूछा अदानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, एमसीएक्स पर कीमत 58,826 के पार। बीते एक साल में 20% महंगा हुआ सोना। अब महंगी नहीं होगी आपकी रोटी, एफसीआई ने खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू किया। पहले दिन करीब 9 लाख मीट्रिक टन की नीलामी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई नेपाल से अयोध्या लाई गई शालिग्राम शिलाएं। विशेष पूजन और मंत्रोच्चार से गूंजी अयोध्या, श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। सैमसंग का सबसे पावरफुल फोन S23 सीरीज लॉन्च। 75,000 से शुरू होकर 1,55,000 रुपए तक की है रेंज। 200 मेगापिक्सल एडॉप्टिव कैमरा। अदानी ग्रुप पर हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर संसद के अंदर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने अदानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। हंगामे की वजह से पहले संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बाद में दोनों सदनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्षी पार्टियां अदानी ग्रुप को लेकर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की मांग कर रही हैं, साथ ही मोदी सरकार पर भी निशाना साध रही हैं। हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महा घोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पे डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग। इससे पहले अदानी ग्रुप ने अपना फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ पूरी तरह रद्द कर दिया। एफपीओ वापस लेने के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही गौतम अडानी ने कहा कि हमारे लिए निवेशकों का हित सबसे ऊपर है और एफपीओ वापस लेने से निवेशक घाटे से बचेंगे। बता दें कि 27 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ जुटाने के लिए एफपीओ जारी किया था। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday,
our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज भारी उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। अदानी शेयरों में वॉलेटिलिटी का दौर जारी रहा और बाकी डिटेल समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज किन सेक्टर्स ने कमाल किया और कहां ज़्यादा दबाव रहा? देखिए, जहाँ तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, यहाँ आईटीसी आज सबसे बड़ा गेनर बना। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 5% की तेजी के साथ बंद हुआ रिकॉर्ड लेवल्स पे। और कुछ ही दिनों में नतीजे हैं और नतीजों के पहले काफ़ी मजबूती आईटीसी के शेयर में आती हुई दिखाई पड़ रही है। ब्रिटानिया अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहाँ भी आपको 5% का अपटिक दिखा। इंडसइंड बैंक और एचयूएल जैसे शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी। फ्लिप साइड पे अगर आप लूजर्स की बात करें निफ्टी में, तो अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स के शेयर में आपको गिरावट दिखेगी। इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइज के शेयर में आपको लगभग 26-27% की इंट्राडे गिरावट दिखी। अदानी पोर्ट्स का भी यही हाल रहा, करीबन 7% नीचे ये स्टॉक जाके बंद हुआ। यूपीएल अपने नतीजों के बाद और एचडीएफसी लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स बेनिफिट मिलते थे, वो बजट में आपको नहीं दिखाई दिए और शायद इसी वजह से एचडीएफसी लाइफ में आज कंटिन्यूड सेलिंग रही। और अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे नतीजों बाद क्लीन साइंस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। और मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ जीएसपीएल थोड़े बहुत कमजोर नतीजों के बाद 6% नीचे, वर्लपूल और अदानी विल्मर जैसे शेयर्स में आपको 5 से 6% की गिरावट दिखी। शुक्रिया यतिन। और बजट पर तमाम तरीके के विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन क्या इस बजट से मोदी सरकार को वोट मिलेंगे? इस पर होगी बड़ी चर्चा आज आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। और सोने में लगातार बुल रन जारी है। आज एमसीएक्स पर सोने में 58,826 रुपए की ऊंचाई छुई। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया था। इसके बाद कीमतों को और सपोर्ट मिला। इसके अलावा डॉलर में लगातार गिरावट और यूएस फेड के रुख में नरमी से सोने में चमक बरकरार है। डिटेल बता रही हैं मनीषा गुप्ता। एक और दिन और ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर सोने में फिर से आज भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे, जहां पर 58,000 का लेवल बहुत इजीली निकलता हुआ नजर आया और 59,000 के अब करीब हम जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी करीबन 9 महीने के हाईज पर भाव हैं $1950 प्रति आउंस के ऊपर। क्लियरली 2-3 फैक्टर्स हैं जिनका फायदा हमने यहां पर आते हुए देखा। एक तो ये कि यूएस फेड ने जो 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करी है वो बाजार फैक्टर इन कर चुका था। दूसरा ये कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की शार्प गिरावट हमने आते हुए देखी है, अक्टूबर से अब तक 9% की गिरावट, उसका फायदा भी सोने को देखने को मिला। तीसरी बड़ी बात यह कि सरकार ने अपने बजट में यहां पर सोने में ड्यूटी नहीं घटाई, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एज अ कंज्यूमर ये पॉजिटिव है क्योंकि आपके भाव यहां पर नहीं गिरे। चौथा पॉइंट यह कि सोने में सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन में कैपिटल गेन टैक्स स्कीम को हटा दिया है। यानी कि अगर आप अपना सोना ई गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं या अपना ई गोल्ड फिजिकल सोने में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहां पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि सोने को सब तरफ से यहां पर अब सपोर्ट है और बाजार ये मान के चल रहा है कि आगे जाकर और नए हाईज भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। और जिस तरह की पहल यहां पर सरकार ने करी है सोने को एक फाइनेंशियलाइजेशन या फिर एक एसेट क्लास करने के तौर पर, उसका फायदा हमने यहां पर बाइंग और प्राइसेस दोनों में आता हुआ देखा है। और एक फाइनल चीज कि पिछले साल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की जो डिमांड है वो 18% बढ़ी है, जो कि 10 सालों में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो क्लियरली सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ही नहीं बल्कि ईटीएफ्स और रिटेल में भी यहां पर सोने में खरीदारी अच्छी खासी है। और बजट में इस बार पैन को सिंगल बिजनेस आईडी के तौर पर मंजूरी दी गई है। इस बड़े कदम से क्या फायदा होगा, इसको
समझने के लिए आलोक प्रियदर्शी ने बात की DPIT सेक्रेटरी अनुराग जैन से। पैन नंबर को एक तरह से यूनिवर्सल बिजनेस आइडेंटिफाई बनाने की बात की गई है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हो या अन्य सिस्टम्स हो, उसके लिए कितना ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है सर? हमारे देश में 36 स्टेट्स और यूटीज़ हैं, उसमें से 19 को हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं। बचे हुए को भी इंटीग्रेशन की कार्रवाई चालू है जो पूरी हो जाएगी। आज की तारीख में सिंगल विंडो जो है बहुत अच्छा काम अपने आप कर रही है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी परमिशंस लेना चाहते हैं और आपकी प्रोजेक्ट उन 19 स्टेट्स या यूटीज़ में से है जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो आपके एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म से एप्लीकेशन अपने आप जो आपके लिए नो योर अप्रूवल्स हम लोग कहते हैं, मान लीजिए आपको 15 किस्म का अप्रूवल चाहिए तो एक कॉमन डेटाबेस पे आप अपना डेटा भरते हैं, वो 15 फॉर्म्स अपने आप जनरेट होकर चले जाते हैं और उन फॉर्म्स की प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं। अब सिंगल बिजनेस आईडी होने से क्या हो जाएगा, दो बहुत बड़े चेंजेस आ सकेंगे। जो लोग स्टेट की सिंगल विंडो पे हैं वो रिवर्स इंटीग्रेट हो सकेंगे, और दूसरा गोइंग फॉरवर्ड अभी जो चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी देश की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुसार आयोजित हुई थी और उन्होंने स्वयं पूरे 2 दिन बैठे थे, उसमें सभी राज्य 36 राज्य और यूटीज़ ने मिलकर ये सहमति दर्शाई है कि सिंगल विंडो पे सब इंटीग्रेट होना चाहिए, सारे प्रोसेसेस को सिंगल विंडो पे लाना चाहिए, सारे रिटर्न्स को सिंगल विंडो पे लाना चाहिए। तो एक तरीके से एक स्क्रीन के ऊपर बिजनेस अपने सारे रिटर्न्स फाइल कर सकेंगे, अपने रिन्यूअल्स की एप्लीकेशन लगा सकेंगे, और जो नया बिजनेस है वो अपने सारे परमिशंस ले सकेगा। तो ये देखा जाए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होगा, तो उसका ये फैसिलिटेशन इस सिंगल अनाउंसमेंट से शुरू होता है। सर बिल्कुल सर, इसके अलावा बजट में जो स्टार्टअप्स के लिए जो कुछ बदलाव किए गए हैं रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उसके ऊपर जो एंजल टैक्स के प्रोविजंस को डू अवे किया गया है, उसको लेकर कितना फ़र्क पड़ेगा? स्टार्टअप्स की फंडिंग पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आपकी शायद गलतफहमी है, स्टार्टअप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सेक्शन 56(2) में 2 प्रावधान थे। एक प्रावधान था कि यदि स्टार्टअप को DPIT से रिकॉग्नाइज किया गया है तो उसके फंडिंग में 56(2) अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो प्रोविज़न यथावत इंटैक्ट है। उसका जो दूसरा प्रोवाइजो था जो कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था फॉरेन कैपिटल के लिए, उसको हटाया गया है। और इस बार बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है, लेकिन क्या सरकार नई टैक्स रिजीम को आगे बढ़ाना चाहती है? और इस तरह के एक्शन से क्या सेविंग्स की आदत या निवेश पर फर्क पड़ेगा? देखिए इन सवालों का जवाब। उम्मीद की जा रही थी कि बजट में कि खास तौर से इनकम टैक्स रिलीफ को लेकर और अनाउंसमेंट्स होंगे, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। इस तरह से देखें तो जो अनाउंसमेंट हुए हैं उससे तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि 7 लाख तक एग्जम्पशन बढ़ गया। इसके अलावा कई सारे और भी रिलीफ दिए गए, टैक्स में कमी की गई, दरों में कमी की गई, लेकिन शर्त ये लगा दी गई है कि आप नए टैक्स रिजीम में आएंगे तभी मिलेगा। ये नए टैक्स रिजीम को प्रमोशन किया जा रहा है या जो ओल्ड टैक्स रिजीम से लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए? ये सारा ऑप्शन टैक्स पेयर पर है। नई टैक्स रिजीम जब पिछली बार जो थी, अभी एग्जिस्टिंग थी, उसमें और पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ डिस्पैरिटी थी, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन नई टैक्स रिजीम में उपलब्ध नहीं था जी। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को ये एक डिफ़िकल्टी थी कि वो नई टैक्स रिजीम में कैसे जाएं, क्योंकि उनका वो 50,000 रुपये का रिबेट छूट जाता था, 1/3 या 50,000 विच एवर इज़ लेस। तो नई टैक्स रिजीम, पहले बात तो उसको बेहतर बनाया गया है, और दूसरा जो टैक्स स्लैब्स अब रखे गए हैं उसमें आने के उपरांत भी टैक्स पेयर के पास बेनिफिट रहेगा, उसके पास टैक्स की बचत होगी जी। किसी भी टैक्स स्लैब में जब आप ये गणना करेंगे तो उसको बचत होनी ही होनी है। अब उसके पास चॉइस ये है कि क्या वो जो इन्वेस्टमेंट हर साल करता था वो करे या ना करे, ये चॉइस टैक्स पेयर के पास है। क्योंकि उसको बगैर इन्वेस्टमेंट किए भी बचत होनी है, तो ये अब टैक्स पेयर के ऊपर है कि वो करना चाहता है फर्दर इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहता। लेकिन एक स्वस्थ इकोनॉमी के लिए होता है कि जो सेविंग रेट है वो अच्छी हो, और लगातार इंडिया में यह है कि सेविंग रेट, लोग बचत पसंद होते हैं, बचत लोग करते हैं, और कई बार कंपल्शन में इस तरह से टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं। तो ये जो इंसेंटिव है वो एक आम टैक्स पेयर से खत्म हो सकता है, इस बारे में चिंता है सर? पहले बंदिश थी
अब स्वेच्छा है जी। तो पहले बंदिश में वो पैसा को डालता था कहीं पे, अब स्वेच्छा है, डालना चाहे तो डाले, ना डालना चाहे तो ना डाले, और किस चीज में डाले वो भी सोच सकता है जी। तो ये टैक्स पेयर के पास एक लिबरल अप्रोच हो गई है। 2-3 साल पहले जब सुपर सेस जैसा लगाया गया था तो जो टॉप मतलब हाई इनकम ग्रुप है लोगों उनकी तरफ से काफ़ी इस बात का विरोध किया गया था कि ये लगा के बहुत ज़्यादा हमारे टैक्स जो बर्डन है बहुत ज़्यादा हो गया। इस बार सरकार ने लगता है उनकी बातें सुन ली है, 37% से घटा के 25% कर दिया उस सेस को, और जो टैक्स इंसिडेंस जो है करीब 39% हो गया है। क्या इसके पीछे मंशा है? आखिर क्या सरकार इस कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू से इस पे कितना इम्प्लीकेशन एक तो पड़ेगा, और दूसरा ये है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? एक तो ये जरूरी है जानना कि ये जो रिडक्शन है जी, ये सिर्फ न्यू रिजीम में जी, ओल्ड रिजीम अनटच्ड है जी। सो अगर कोई भी व्यक्ति ओल्ड रिजीम में रहता है, हाई इनकम अर्नर, तो उस पर 37% ही रहेगा जी। न्यू रिजीम में 25% है, और आप अगर न्यू रिजीम में आते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा। इससे लगभग हमें 3 से 4 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन जो न्यू रिजीम है उसको बेनिफिशियल होगा, और जो हाई टैक्स जो बात की जाती थी वो उसके ऊपर अंकुश लग गया है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आने वाले दिनों में और क्या एक्सपेक्टेशन है, और जीएसटी को लेकर जो आने वाले दिनों में क्या किस तरह के रिफॉर्म्स और किए जा सकते हैं? अब हमारा मेजर फोकस जो जीएसटी में रहेगा वो इस पर कि टैक्स पेयर बेस जो है उसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं जी। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी का टैक्स पेयर बेस की तुलना करें तो दोनों में काफ़ी अंतर है इन टर्म्स ऑफ द टैक्स पेयर पॉपुलेशन एंड नंबर्स। तो हमें ये लगता है कि इसमें और आगे वर्धन का काफ़ी स्कोप है, और हम उस दिशा में कार्य करेंगे। उसकी रणनीति हमने बनाई है, राज्य सरकारों के साथ भी उस पर चर्चा हुई है, और उसी कार्य को हम और आगे बढ़ाएंगे आने वाले साल। बजट में इस बार कैपेक्स पर बड़ा जोर दिया गया है। बजट बनाने वाली टीम का मानना है कि इसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी टीबी सोमनाथन और दीपम सेक्रेटरी से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। सबसे पहले सर सवाल ये है कि इस बार जो सरकार ने बजट पेश किया उसको माना जा रहा था जिस तरह से कि अगले 25 साल का बजट है, तो जिस तरह से ये पूरा एलोकेशन हुआ है, खासतौर से कैपेक्स इंफ्रा में खासतौर से सरकार ने फोकस दिया, और जो एक तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इसमें सरकार एलोकेशन बढ़ाएगी, तो सरकार का ये एलोकेशन करने के पीछे जो बड़ी एक मंशा है वो क्या है? क्या सरकार चाहती है कि पूरे देश का जो ग्रोथ है, जो हालांकि दुनिया में सबसे हम अच्छी गति से ग्रोथ कर रहे हैं, ये एक कह सकते हैं टेस्टेड फार्मूला है अगर पिछले सालों की बात करें तो, ये कैपेक्स बढ़ाना और इंफ्रा में खर्च करना? हमने ये ऐसा बैलेंस किया कि एक तरफ ग्रोथ की रफ्तार तेज रहे, उसके लिए कैपेक्स, उसके लिए कई सारे स्कीम्स विमेन के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए और कई क्षेत्रों के लिए एक तरफ। दूसरी तरफ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी ठीक रखा है कि हमारा बजट डेफिसिट भी कम हो, मतलब 6.4 से 5.9। इस वजह से यहाँ इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगा, और जो ग्रोथ का स्टोरी अभी बन रहा है वो और तेज हो और मजबूत हो। और उसमें कैपेक्स का एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो कैपेक्स में हम खर्च करते हैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। उसमें जॉब क्रिएशन भी बहुत सारा होता है, क्योंकि 1 रुपया का कैपेक्स में तकरीबन 2.5 रुपया तक उसका इकोनॉमी में बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आप एक करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें 2.5 करोड़ का फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आप सीमेंट खरीदते हो, वो कुछ और खरीदता है, वो ऐसा इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अप टू नाउ दिस हैज प्रूव्ड सक्सेसफुल, एंड ये इकोनॉमिक सिद्धांत के दृष्टि से भी ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो हम डेफिसिट लेते हैं, अगर वो प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो इट डजंट बिकम ए बर्डन ऑन द पीपल, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम खर्च उससे रिजल्ट आता है। लेकिन अगर हम कुछ जैसे पॉपुलिस्ट स्कीम में खर्च करते हैं तो वो बर्डन बन जाता है, क्योंकि खर्च हो जाता है, उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और बाद में जो आने वाले पीढ़ी है उनको इसको बर्डन को बेयर करना पड़ेगा।
तो ये ओवरऑल अप्रोच यही रहा है। रेवेन्यू मोबिलाइज करने के लिए आपके डिपार्टमेंट पर पिछले कई सालों से बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रहता था और परफॉर्म भी किया। इस बार ये जो टारगेट रखा गया है बहुत ही आपकी तरफ से कहा जा रहा है बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन क्या ये 51,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट है, ऐसा नहीं लगता है कि अब जो चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से जो एक एक्सपेक्टेशन है इसकी तरफ से कम हो रहा है? ये टारगेट को लेकर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट के 3 रोल हैं। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें जाना जाता है कि सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू लाना। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है डिविडेंड, जो हमारे सरकारी उद्यान हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वो यदि अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनमें से बहुत सारे लिस्टेड एंटरप्राइजेज हैं और वो अच्छा प्रॉफिट दें, डिविडेंड दें, सरकार को भी मिले, अन्य लोगों को मिले। और तीसरा जो उनका जो कैपेक्स है वो एक महत्वपूर्ण कैपेक्स है। अब जब हम 10 लाख करोड़ की कैपेक्स की बात करते हैं या हम इफेक्टिव रेवेन्यू इफेक्टिवली जो हम और स्कीमों के माध्यम से अनदर 3 लाख करोड़ और जा रहा है तो 13 लाख करोड़ की बात, बट उसके ऊपर भी 3 से 4 लाख करोड़ का हम बजट में जिसको IEBR कहते हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइज हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो वो जो 3-4 लाख करोड़ का कैपेक्स है, तो ये सब चीज़ों को हमको देखना है जी। तो खाली डिसइन्वेस्टमेंट पे ही रेवेन्यू नहीं आता, रिसीट्स उसमें भी आती है। जैसे 1,05,000 करोड़ का जैसे हमारा टारगेट था, लगभग हमने 68,000 करोड़ हम कर चुके हैं जी। और अगले भी लगभग हमने 93,000 करोड़ जो 94,000 करोड़ दोनों डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट को मिला के हुआ है। उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 51,000 है जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। सैमसंग ने अपने नए मच अवेटेड लेटेस्ट गैलेक्सी S23 सीरीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च कर दिया। अब आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं भी खरीद सकते हैं। कीमत 75,000 रुपये से शुरू होती है। हाई एंड फ़ोन की कीमत 1.5 लाख रुपए तक जाती है। इसमें कैमरा, गेमिंग जैसे शानदार फीचर्स हैं। S23 में 200 मेगापिक्सल एडेप्टिव पिक्सल सेंसर जैसी कई और पावरफुल फीचर्स भी हैं। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।